Dear students, this is me, Dr. Mohammad Waqar Ali, your main MD CAT ECAT एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बहुत ही टिपिकल ब्रांच है और इसके लिए आपको बहुत ही तमीज से लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, और चाहे वो सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, केपीके बोर्ड हो, बलूचिस्तान बोर्ड हो, इस पहले चैप्टर का नाम यानी इंट्रोडक्टरी चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बट अगर आप अपने एमडी कैट के सिलेबस को देखें या फिर आप पंजाब बोर्ड की बुक को देखें तो इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ सिंध बोर्ड के सिलेबस से पेपर आएगा, तो वो ये देखें कि इस चैप्टर का नाम आपके एमडी कैट के कोर्स के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से है। यानी नाम ही चैप्टर का पंजाब बोर्ड से उठाया है, तो मटेरियल क्यों नहीं ले सकते वो? भाई आपने एक बोर्ड पे फोकस नहीं करना, आपने सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ स्पेशली। चलें, इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो डेफिनेशंस हैं। एक प्रीवियस डेफिनेशन जिसे हम प्रिमिटिव या ओल्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं, और एक मॉडर्न डेफिनेशन जो कि बहुत सारी चेंजेस के बाद हमारे सामने आई थी। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रीवियस डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो कंपाउंड जो आपको लिविंग सोर्स से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, या किसी भी लिविंग सोर्स से, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। यानी हर वो चीज जो हमें नेचुरली मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिक है, और जो हमें नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को किसने पेश किया? इस कॉन्सेप्ट को जे जे बर्जीलियस ने अपनी एक थ्योरी में पेश किया, वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। अब वाइटल फोर्स थ्योरी आपसे ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक सुपर नेचुरल पावर चाहिए, और वो सुपर नेचुरल पावर सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकती है। बट कुछ साइंटिस्ट आए जिनमें से सर फेहरिस्त होलर थे, और होलर से गलती से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया, गलती से। अच्छा, ये काम कब हुआ? 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था होलर। होलर दर हकीकत तो अमोनियम साइनाइड बना रहे थे, बट अमोनियम साइनाइड बनाने के बाद गलती से उनसे वो केमिकल जो है ना वो बॉयल हो गया प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए। तो होलर ने गलती से एक्सीडेंटली एक खास केमिकल तैयार कर दिया जिसका नाम था यूरिया। जो यूरिया केमिकल है, यूरिया असल में ह्यूमंस के यूरिन में मिलता है आपको। और आपको पता है यार, यूरिन तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आपको मिल सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स यूरिन थोड़ी करती हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आपके घर में पर्दे लगे हुए हैं और पर्दे जो है वो सुसु करने लग जाए। आपके घर में मेज कुर्सियां हैं, मेज कुर्सियां सुसु करने लग जाए। अरे भाई, सुसु तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, गलती से लैब में यूरिया बना दिया, यानी यूरिन को कंपोनेंट बना दिया। मतलब आप ये देखें, गलती से इनसे बना भी तो यूरिन बना, गलती से कुछ और भी बन सकता था, लेकिन आप इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें। तो बहरहाल ये काम करे थे अमोनियम साइनाइड पे, बट अमोनियम साइनाइड को इन्होंने गलती से बॉयल किया, तो एक्सीडेंटली यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। तो आप ये इनका एक अच्छा लक समझ लें कि फिर इनको जाहिर है फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नई फील्ड जो है वो ट्री ने जन्म ले लिया। तो आपने एक बात तो याद रखनी है कि 1828 में होलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। दूसरी बात आपने ये भी याद रखना है कि इसको किस कंपाउंड से बनाया, तो याद रखिएगा, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए इनकी सपोर्ट में, जैसे इसके बाद 1845 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल्बी। और कॉल्बी ने क्या किया, एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। किससे? फ्रॉम
CS2 से, यानी कि कार्बन डाई सल्फाइड से। एंड सिमिलरली फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1850 के अंदर, जिनका नाम था बर्थलॉट। और बर्थलॉट ने फैट प्रिपेयर कर दिया, ना सिर्फ फैट बल्कि अल्कोहल। किससे? फ्रॉम वाटर गैस। आपको पता है वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस एक मिक्सचर है किस चीज का? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। तो जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? वाटर गैस। सिमिलरली एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हॉफमैन। हॉफमैन ने 1856 के अंदर मीथेन तैयार की। मीथेन जो आपके सुई गैस का मेजर कंपोनेंट है, किससे की? सेम सेम वाटर गैस से, यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब इन सब साइंटिस्ट ने वेरियस कंपाउंड्स को तैयार कर दिया लैब के अंदर, तो वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। और वाइटल फोर्स थ्योरी फेल होने के बाद ज़ाहिर है हमें एक नई डेफिनेशन देनी पड़ी। और वो नई डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जरा इन दोनों बातों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन। अगर आप बेंजीन का फॉर्मूला देखें तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। सो बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन यार। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मीथेन में भी देखें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो मीथेन भी क्या है? मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो या तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स होंगे। उनके डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं, उन्हीं से मिलके बनने वाले। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए आपसे शेयर करता हूँ। देखें, एक तो आप डेरिवेटिव्स में यूं समझ लें कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और कोई और एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, जैसे कुछ भी, जैसे कुछ भी। अब इसकी एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है, तो आप इसे डेरिवेटिव कह सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो हम इसे सिर्फ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, इस वजह से हम इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बट बट जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इस मीथेन में अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन लगा दूं, जैसे कि अब ये हो गया CH3Cl। और सिमिलरली मैं अगर एक और हाइड्रोजन निकाल के एक और क्लोरीन निकाल लगा दूं, तो अभी हो गया CH2Cl2। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक और हाइड्रोजन निकाल के एक और क्लोरीन लगा दूं, तो अभी हो जाएगा CHCl3। और अगर मैं
एक और हाइड्रोजन निकाल के एक और क्लोरीन लगा दूं तो फिर ये हो जाएगा CCl4। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो CH4 है, क्या ये CH4 हाइड्रोकार्बन है? हाँ, ये CH4 तो हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इस CH4 में सिर्फ दो ही तरह के तो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। बट अगर आप इन सारे कंपाउंड्स को देखें, ये जो चार कंपाउंड्स अभी हमने बनाए हैं, ये चारों के चारों कंपाउंड्स क्या हाइड्रोकार्बन से नहीं बने? बने ना, ये मीथेन से ही तो बने। इसका मतलब आप इन्हें कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप इन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो इनमें से अगर आप पहला डेरिवेटिव देखें तो देखें, पहले डेरिवेटिव के अंदर कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो आ रहा है, उसके अलावा भी कोई और है, ठीक है। दूसरे डेरिवेटिव को देखें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कुछ और भी है। तीसरे डेरिवेटिव में भी कार्बन हाइड्रोजन और कुछ और भी है। बट अगर आप चौथा डेरिवेटिव देखें, चौथा डेरिवेटिव, ओ भाई ये कोई आम डेरिवेटिव नहीं है। इस डेरिवेटिव में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, बट ये डेरिवेटिव तो है क्योंकि ये मीथेन से ही बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए शर्त नहीं है कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, यानी कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो CCl4 बाहिर देखने में आपको ऑर्गेनिक नहीं लगेगा, बट ये ऑर्गेनिक है, ट्रस्ट मी, इट्स एन ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए कार्बन शर्त है, साथ में या तो वो हाइड्रोकार्बन हो कार्बन के साथ, और या फिर वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो। तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जरूर है क्योंकि ये मिथेन से ड्राइव्ड हुआ है। सो कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि आपने याद रखनी है। तो CCl4 की एक्सेप्शंस इसी तरह से, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं, इथेन, यानी कि C2H6, और अगर मैं इथेन का डेरिवेटिव बनाऊं और इथेन के डेरिवेटिव में मैं छह के छह हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2Cl6। ये क्योंकि इथेन से प्रिपेयर हुआ है, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, स्टेप्स नहीं किए। अब क्योंकि ये इथेन से ड्राइव्ड हुआ है तो इथेन एक हाइड्रोकार्बन है और C2Cl6 एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं है, बट फिर भी आप इसे ऑर्गेनिक कहेंगे। क्यों? इट्स अ डेरिवेटिव भाई, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर कोई चीज हाइड्रोकार्बन से मिलके बन रही है, तो चाहे उसमें हाइड्रोजन है चाहे उसमें हाइड्रोजन नहीं है, आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करोगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। बट डेरिवेटिव्स के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव्स के अंदर हाइड्रोजन आए। कुछ डेरिवेटिव्स के अंदर हाइड्रोजन नहीं आती, जैसे अगर आप इसमें हैलोजेंस पुट कर दें, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन नहीं बचता। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है इंट्रोडक्शन के तौर पे। प्यारे बच्चों, अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन विद वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कंपाउंड को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी नेमिंग पर फोकस करना पड़ेगा, और मैं नेमिंग की कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले जो सिस्टम हमारे पास आया नेमिंग के लिए उसे हम कहते हैं कॉमन सिस्टम या फिर कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग हम किसकी बेस पे किया करते थे? कि कोई चीज कहाँ से मिल रही है, यानी हम ओरिजिन की बेस पे कर देते थे। जो चीज जहां से मिलती थी हम उसका नाम वही रख दिया करते थे। या फिर हम किसी यूज की बेस पर, यानी वो चीज इस्तेमाल कहाँ होती है उसकी बेस पे नाम रख देते थे, या फिर उसकी किसी खुसूसियात की बेस पे। और अगर ये भी नहीं तो फिर साइंटिस्ट अपनी विश की बेस पे, अपनी ख्वाहिश की बेस पर वो नाम रख दिया करते थे। बट ऐसा पहले तो चल जाता था क्योंकि पहले कंपाउंड्स बहुत कम थे। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक से रिलेटेड।
जैसे अगर हम बात करते हैं एक कार्बन की, तो मैंने जो एक कार्बन है ना, ये आपको पता है सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? चूंटी के अंदर। यानी जब हमें चूंटी काटती है तो हमारी बॉडी रेड हो जाती है वहां से। तो इसका मतलब चूंटी में से कोई ना कोई केमिकल निकल के हमारी बॉडी में जा रहा है। और आपको पता है जब हमने उसे एग्जामिन किया तो हमें पता लगा इसके अंदर एक कार्बन है। तो हमने उस एक कार्बन वाले कंपाउंड को किसका नाम दे दिया? चूंटी का। अब क्योंकि साइंटिस्ट जो है इंग्लिश मैन नहीं था, वरना इंग्लिश मैन होता तो हम उसे बोलते हैं आंट। बट साइंटिस्ट तो ग्रीक का बच्चा था, ग्रीक का बच्चा। तो इसलिए हमने चूंटी का ग्रीक में नाम ढूंढा। तो देखें, चूंटी का जो ग्रीक में नाम है ना, वो है फॉर्म। अब क्योंकि चूंटी को हम ग्रीक में फॉर्म कहते हैं, इसलिए वो एक कार्बन सबसे पहले चूंटी में डिस्कवर हुआ। तो हमने एक कार्बन को किसका नाम देना शुरू कर दिया? फॉर्म का। अब जहां जहां हमें एक कार्बन मिलता, हम उस एक कार्बन को क्या कहना शुरू कर देते? फॉर्म। अच्छा। सिमिलरली दो कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले हमें विनेगर में नजर आया। अब विनेगर तो इंग्लिश का वर्ड है, बट साइंटिस्ट ग्रीक। तो विनेगर को ग्रीक में, यानी सिरके को ग्रीक में हम कहते हैं एसिटम। तो एसिटम से हमने एक छोटी सी प्रीफिक्स निकाल ली एसिड की। तो जहां जहां हमें दो कार्बन नजर आते हैं, अब हम उसे किसका नाम दे देते हैं? एसिड का। इसी तरह से जो तीन कार्बन होते हैं, वो तीन कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले हमें किसमें डिस्कवर हुआ? वो तीन कार्बन वाला कंपाउंड हमें तीन चीजों में मिला, और उनके नाम क्या थे? बटर, चीज, मिल्क। और तीन के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीक में, वो है प्रोपियन। तो हमने भी क्या लिख दिया? प्रोपियन। अब जहां जहां हमें तीन कार्बन मिलते हैं, हम उसे क्या कहते थे? प्रोपियन। इसी तरह से जो चार कार्बन वाला कंपाउंड है, वो चार कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था बटर में। यानी तीन कार्बन वाला कंपाउंड भी सबसे पहले बटर में, और चार कार्बन वाला कंपाउंड भी सबसे पहले बटर में डिस्कवर हुआ। तो बटर को ग्रीक में ब्यूट्रम कहते हैं हम। तो ब्यूट्रम से हमने अब एक वर्ड निकाल लिया ब्यूटायर का। इसी तरह से पांच कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले हमें जो डिस्कवर हुआ, वो वेलेरिन रूट्स में हुआ। अब वेलेरिन रूट्स एक रूट्स होती हैं पर्पल कलर की। जैसे आपने टर्निप्स देखे होंगे ना, बीट रूट्स, बीट रूट्स भी एक स्पेसिफिक कलर की होती है, रेड 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 रेड। इस तरह से वेलियन रूट्स भी पर्पल पर्पल कलर की होती हैं। तो इससे रिलेटेड हमने नाम पता है क्या रखा? वेलर। और इसी तरह से छह कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था बकरी के दूध में। ठीक है। तो अब जाहिर है साइंटिस्ट तो अंग्रेज का बच्चा ही नहीं था, वो तो ग्रीक का बच्चा था। अब क्योंकि वो ग्रीक का था, फिर गॉड का भी हमने ग्रीक में नाम ढूंढा। और वो ग्रीक में नाम क्या था? कैपर। तो इस तरह से जो कंपाउंड हमें जहां जहां मिलता गया, हमने उसी नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर उसे नाम दे दिया। यानी एक कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले चूंटी में डिस्कवर हुआ, चूंटी के काटने से, तो हमने उसे चूंटी का नाम दे दिया। दो कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले सिरके में डिस्कवर हुआ, तो हमने उसे सिरके का नाम दे दिया। तीन कार्बन वाला कंपाउंड हमें तीन चीजों में एक साथ डिस्कवर हुआ, तो हमने उसे प्रोपियन का नाम दे दिया। तो इसी तरह से हम नाम लिखते चले गए। बट इस तरह से हम कितने नाम लिखेंगे? अपनी ख्वाहिश की बेस पे, यूजेस की बेस पे। देखिए, ये नाम तो जब पॉसिबल है जब कंपाउंड्स कम हो। जब कंपाउंड्स कम हो तब तक तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते भाई। फॉर एग्जाम्पल ना, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हैं, सपोज आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हैं, तो आप लिमिटेड काम कर सकते हैं ना। अब आप मान लें कि भाई दो लोग हैं, और दो लोगों के पांच बच्चे हैं। तो जाहिर है वो अपनी ख्वाहिश की बेस पे नाम रख देंगे। लेकिन सोचें अगर दो लोगों के 500 बच्चे हो, 500। ओहो, फिर वो अपनी ख्वाहिश की बेस पे कैसे नाम रखेंगे? वो तो रख रख के भूल जाएंगे। तो भाई फिर उनको प्रॉपर मेथड डेवलप करना पड़ेगा, प्रॉपर मेथड। उनको एक केमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो केमिस्ट उनको एक प्रॉपर मेथड डेवलप करके देगा। तो हम भी यहाँ पर अब प्रॉपर मेथड को देखेंगे।
और वो मेथड सबसे पहले जिस कमिटी ने दिया था उस कमिटी को हम कहते थे आईयूसी। आईयूसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। ये जो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जर्मनी के एक शहर जेनेवा में बनी थी। बट कुछ गलतियों की वजह से इसे डिसॉल्व कर दिया गया। और फिर इस कमेटी में कुछ चेंजेस हुई, इसे मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद ये कमेटी एक नए नाम से आई, नए नाम से, और जिसे हम कहते हैं आयु पैक, नॉट आईयूपीएसी। आप इसे क्या कहते हैं? आयु पैक। और आयु पैक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर इन अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई 500 क्या, 5000 ले आओ, 2 मिनट में नाम रख देंगे सबके। अच्छा, चलें। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने काम करना है, आयु पैक के अकॉर्डिंग, ठीक है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि आयु पैक सिर्फ नेमिंग पे काम नहीं करता, केमिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज पर काम करता है, हर चीज पे। बहरहाल, क्योंकि आप सब बच्चे एमडी कैट, एंट्री टेस्ट और ई कैट से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी। तो एक कार्बन को हमने कौन सा नाम दे दिया? मीथ का। इसी तरह से दो कार्बन को हमने किसका नाम दे दिया फिर? ईथ का। इस काउंटिंग को लाजमी आपने याद रखना है, और ऐसे नहीं टूटी फूटी गिनती नहीं, तेज। मीथ, ईथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, इस तरह से बहुत तेज याद होनी चाहिए आपको ये गिनती, नहीं तो आप चीते नहीं हो पाएंगे। एक कार्बन मीथ, दो कार्बन ईथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। एंड सिमिलरली, अगर छह कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हेक्स। सात कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हेप्ट। आठ कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्ट। नौ कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन। 10 कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं? डेक। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मीट ईट प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मीट ईट प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। आगे चलिए। इसी तरह से अगर 11 कार्बन होते हैं तो 11 कार्बन को हम क्या कहते हैं? अनडेका। 12 कार्बन को हम क्या कहते हैं? डूडेका। 13 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ट्राइडेका। ठीक है। 14 कार्बन को आप क्या बोलेंगे? टेट्राडेका। 15 कार्बन को आप क्या बोलेंगे? पेंटाडेका। तो 10 के बाद तो आपने डेका लगाना है। लाइक अगर 16 कार्बन होते हैं तो आप बोलते हैं हेक्साडेका। 17 कार्बन होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? हेप्टाडेका। 18 कार्बन ऑक्टाडेका। बट 15 तक आपका जितना भी काम है वो खत्म हो जाएगा। ई कैट और एंट्री टेस्ट के लिए तो आप 10 तक भी याद कर लें तो बहुत है। बट एमडी कैट वाले बच्चों को एटलीस्ट 15 तक तो याद होना चाहिए। ये जो गिनती है वो 132 तक है, ठीक है? 132 तक तो अभी कंटिन्यू है। और अगर इनको नीड पड़ती है तो फिर जाहिर है ये उसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। थोड़ी सी नो हाउ के बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन चेन और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब बिल्कुल खुले कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल खुले कंपाउंड्स। उनमें आपको कोई रिंग नजर नहीं आएगी, ओपन होंगे बिल्कुल। जैसे एक केमिकल मैं आपके सामने लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3। ये देखें, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से कर दें, CH2 CH2 CH2, तो अब देखें ये ओपन नहीं है, ये एक साइकिल बन गई, ये एक रिंग बन गई। तो आप इसे कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड्स और इसे कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं।
ए साइक्लिक का मतलब नॉट साइक्लिक, ए का मतलब साइंस में नॉट होता है, यानी साइक्लिक नहीं, ये तो स्ट्रेट है भाई। तो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। चलिए एक एक करके हम दोनों कंपाउंड्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओपन चेन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब ओपन चेन से रिलेटेड आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है? देखिए ओपन चेन से रिलेटेड आप सबसे पहली बात याद रखेंगे, दे कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन की ओपन चेन होगी। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ओपन चेन कंपाउंड है ना, ये ओपन चेन कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर हुए थे फैट्स के अंदर। फर्स्टली डिस्कवर्ड इन फैट्स, सबसे पहले ये फैट्स में डिस्कवर हुए थे। अब फैट्स को ग्रीक में हम कहते हैं एलिफोस। तो एलिफोस से रिलेटेड हमने एक वर्ड लॉन्च किया, एलिफैटिक। तो हमने इसे कह दिया एलिफैटिक कंपाउंड्स। चलें, अब ओपन चेन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन को एसाइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ओपन चेन साइक्लिक नहीं होती, तो इसलिए हमने कह दिया नॉट साइक्लिक यानी एसाइक्लिक। और हम इसे एलिफैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले किस में डिस्कवर हुए? फैट्स में। और फैट को ग्रीक में हम कहते हैं एलिफोस। अभी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, देखें ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ये ब्रांच भी हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल लीनियरली प्रेजेंट हो, जैसे आ, कुछ इस तरह से। ये देखें, आप इन्हें किसका नाम देंगे? आप इन्हें कहेंगे स्ट्रेट चेन या फिर नॉन ब्रांच। क्या कहेंगे इसे? स्ट्रेट चेन या फिर नॉन ब्रांच्ड। जबकि अगर मैं इसे थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ कर दूं, देखिएगा जरा, कुछ ऐसे। क्या अब आपको स्ट्रेट लगता है? नहीं नहीं, ये स्ट्रेट नहीं है मुन्ने, इट्स अ ब्रांच्ड। अभी क्या कहलाएगा? ब्रांच। तो ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट होंगे और या फिर ये ब्रांच्ड होंगे। खैर बार। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और अब आपने एक छोटी सी बात भी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो मैं आपको बिल्कुल छोटा सा मुन्ना समझ के पढ़ा रहा हूँ। सही है, आपको हर एक एक कॉन्सेप्ट में दूंगा। तो इसी तरह से आपने वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट याद रखना है मुन्ने। देखें, आपने याद रखना है कार्बन बिल्कुल एक लड़के की तरह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन को चार बॉन्ड्स बनाने की इजाजत है। कार्बन को चार बॉन्ड्स, कार्बन को चार बॉन्ड्स, हाँ। चलें, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, बाकी वैसे तो आप 40 बना लें, लेकिन ऑफिशियल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बिल्कुल एक लड़की की तरह होता है, और हाइड्रोजन को सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की इजाजत होती है। ठीक है, तो आपने इस बात का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि कार्बन के चार बॉन्ड्स बन रहे हैं या नहीं। और इन केस अगर कार्बन के चार बॉन्ड्स नहीं बन रहे होते, तो फिर हम हाइड्रोजन से उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओपन चेन की ही हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लें कि हम अगर ब्यूटेन को ड्रॉ करते हैं, और सिमिलरली अगर हम ब्यूटीन को ड्रॉ करते हैं, और सिमिलरली हम अगर ब्यूटाइन को ड्रॉ करते हैं, तो देखें जरा,
ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। कैसे पता? मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ना। देखिए, ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। ये लिखा हुआ। तो ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। तो जहां पर ब्यूट लिखा हुआ है, मैं समझ गया कि बात किसकी हो रही है, चार कार्बन की। यहाँ भी ब्यूट लिखा है, इसका मतलब अभी भी बात किसकी होगी? चार कार्बन की। यहाँ भी ब्यूट है भाई, यहाँ भी कितने कार्बन होंगे? चार कार्बन होंगे। अब पहले वाले में क्योंकि एन है, तो एन की वजह से सब जगह पर हमने क्या मेंशन कर दिया? सिंगल बॉन्ड। बट दूसरे वाले में ब्यूटीन लिखा है, ब्यूटीन। अब वो डबल बॉन्ड पहले वाले पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड दूसरे वाले पे भी हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड कॉर्नर पर भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड जो है वो सेंटर में भी हो सकता है। इन केस अगर आप लिखते हैं टू ब्यूटीन, तो टू ब्यूटीन का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो पहले पे नहीं है, तो ये पोजीशन छोड़ के, पहली पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे लगा दें। अच्छा, बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा। जहां पर इसी तरह से ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन में अब लिखा हुआ है वन ब्यूटाइन या टू ब्यूटाइन। मान लें सपोज अगर लिखा होता वन ब्यूटाइन, तो इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे लगा हुआ है? पहले कार्बन पे लगा हुआ है। इन का मतलब उन्हें क्या होता है? इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। इन इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। आइन आइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बाकी सब जगहों पर आप क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। इन केस अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा भी देता हूँ, देखें अब क्या होगा। कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने की इजाजत है? चार। बट अब यहाँ देखें, कार्बन ने तीन बॉन्ड्स तो यहाँ बना लिए और तीन बॉन्ड्स यहाँ बना लिए, टोटल छह बॉन्ड्स हो गए भाई। तो आपने एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाना है और बाकी जगहों पे सिंगल बॉन्ड बनाना है। ऐसा नहीं होता कि आप हर जगह पे डबल बॉन्ड लगा दें, हर जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। किसी स्पेसिफिक जगह पे हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी सब जगह पर हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करें, तो देखिएगा जरा, इस वक्त ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, देखिए ना कैसे बता, इसके बाद एक ही हाइफन नजर आ रहा है, एक ही डंडी आपको नजर आ रही है। तो जितने आपको हाइफन नजर आएंगे वो समझ लें उतने ही बॉन्ड्स बना रहा है। तो कार्बन क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दें? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम तीन हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस बीच वाले कार्बन को देखें, इसको, तो ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है और ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है, यानी एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। तो दो बॉन्ड्स उसने बना लिए, इजाजत चार की थी, तो दो तो रह गए ना। तो जितने बचेंगे उतने आप हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह से इस कार्बन को भी अगर हम देखें, तो ये कार्बन भी एक बॉन्ड लेफ्ट पर और एक बॉन्ड राइट पे बना रहा है, क्योंकि ये दो बॉन्ड बना रहा है। तो दो बॉन्ड बनाने की वजह से आप इसे किसका नाम देंगे? इसे कितने हाइड्रोजन आप इसमें लगाएंगे? दो बॉन्ड्स बना रहा है तो दो बचे, तो आप दो हाइड्रोजन मेंशन कर दें। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, इस कार्बन को, तो बेचारा आगे तो कोई बॉन्ड नहीं, बस सिर्फ पीछे एक बॉन्ड बना रहा है। तो चार में से एक बॉन्ड बना लिया, मजीद कितने बॉन्ड्स बचे? तीन। तो अब की दफा हम यहाँ पे कितने बॉन्ड्स लगा देंगे? तीन बॉन्ड्स लगा देंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखें, तो ये वाला कार्बन इस वक्त एक बॉन्ड बना रहा है, तो मजीद इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? तीन। इस बीच वाले कार्बन की बात करें, तो ये एक बॉन्ड लेफ्ट पे बना रहा है और दो बॉन्ड राइट पे बना रहा है। तो कितने बॉन्ड्स हो गए टोटल? तीन। एक बॉन्ड बचा, टोटल चार करने हैं आपने, टोटल चार करने हैं। इस वाले कार्बन को देखें, तीसरे कार्बन को, तो तीसरा वाला कार्बन दो बॉन्ड्स लेफ्ट पर एक बॉन्ड राइट पे, टोटल तीन हो गए, एक बचा। और अगर आखिरी वाले कार्बन की बात करें, तो ये एक बॉन्ड लेफ्ट पर बना रहा है, बस राइट पर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो चार में से सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब मजीद तीन बॉन्ड इसको बनाने पड़ेंगे। खैर, लास्ट स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, तो लास्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन है, ये तीन बॉन्ड्स बना रहा है, एक बचा इसका, टोटल चार करने थे आपको। दूसरा वाला कार्बन तीन बॉन्ड लेफ्ट पर बना रहा है, एक बॉन्ड राइट पे बना रहा है, वो चार पूरे हो गए, कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले कार्बन को देखें, तो एक बॉन्ड लेफ्ट पर और एक बॉन्ड राइट पर, तो कितने हाइड्रोजन लगा दें? दो, क्योंकि दो बना रहा है, दो रह गए, टोटल चार करने होते हैं। आखिरी वाला कार्बन देखेंगे तो सिर्फ लेफ्ट पर बना रहा है, लेकिन राइट पर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, यानी सिर्फ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड। मजीद तीन बॉन्ड्स और बनाएंगे ताकि टोटल कितने बॉन्ड हो जाएं? चार। अच्छा, ये तो हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब मैं आपको इसका एक
और तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूँ। देखें, ये जो ब्यूटेन हमने इतनी तकलीफ से लिखा है ना, हम इसे बहुत आराम से भी लिख सकते हैं। कैसे? टोटल कितने कार्बन हैं? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हो गया ब्यूटेन। अब याद रखिएगा, हर एक कॉर्नर का मतलब, हर एक कॉर्नर का मतलब कार्बन होता है। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। तो मुन्ने ये भी ब्यूटेन को ही शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इसमें अगर मैं आपसे कहता भाई, अगर मैं आपसे कहता प्रोपेन, तो मुन्ने प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। तो अब आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर दे? बस ये हो गया। देखें जरा, चेक करते हैं। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, ये सिंपल प्रोपेन है। अच्छा, अगर हम यहाँ लिखें हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन। तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे भैया? यहां तक अगर आप देखें, एक, दो, अब ये 3 हो गए, 4, 5 और ये 6। जरा चेक करते हैं। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर और छठा कॉर्नर। तो जहां आप इतनी मेहनत करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, आप इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। अब मैं जरा 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिएगा। अभी भी ब्यूट है, अभी भी ब्यूट है, तो 4 कार्बन आपने लगाने हैं। देखें, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन है, बट ये तो ब्यूटेन हो गया, लेकिन हमें तो क्या बनाना है? ब्यूटीन। तो आप क्या करेंगे? आप 4 कार्बन के साथ क्या करें? पहले तो आप 4 कार्बन ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरह से। ये आपने 4 कार्बन बना लिए। एक, दो, तीन, चार, ये 4 कार्बन हो गए आपके। अब पहले वाले पे नहीं, बल्कि दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड है, तो आप क्या करें भाई? दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड लगा दें। अब दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड आप कैसे लगाएंगे? ये तो पहला है, इस लाइन पर आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। बस। अब यही स्ट्रक्चर किसके लिए ड्रॉ हो गया? ब्यूटीन के लिए। सिमिलरली अगर हम ब्यूटाइन की बात करते हैं, तो ब्यूटाइन को देखिएगा जरा। ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो इसमें 4 है। बट अब 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ना, 1 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड को कैसे शो करेंगे आप? ठीक है, 1 पर है ना, तो अब पहले में ही लगा दें। क्या ये ब्यूटाइन हो गया? नहीं, ये अभी सिर्फ ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड हुआ है ये। अब एक बॉन्ड और दिखाना पड़ेगा आपको। ये तो वो बॉन्ड था जो पहले से ही था। ये देखिए, ये मैंने एक और, ये एक और बॉन्ड मैंने शो कर दिया। अब ये 1 ब्यूटाइन है। अब ये 1 ब्यूटाइन हो गया। तो हम स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डायग्रामेटिकली भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ब्यूटीन्स हो, इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे देखें स्ट्रेट हैं, यहाँ पे कहीं पर भी ब्रांच नहीं है। तो अगर हम इसे ब्रांच की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब देखिएगा जरा, ये तो हो गया स्ट्रेट चेन। मैंने आपको बताया ना ऊपर कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेट तो हमने बना लिए, अब हम ब्रांच बना के देखते हैं। देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंटेन की बात करें, और जरा मैं पेंटेन में ब्रांचिंग करता हूँ। पेंटेन का मतलब क्या होता है? टोटल कितने कार्बन है? 5। देखिएगा। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना आता है, तो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करूंगा। सही है।
मैं बार बार हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा एंगेज होगा। बस मैं जल्दी जल्दी खुद से हाइड्रोजन लगा दूंगा। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास? 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पांचों कार्बन को मैं सीधा लगा रहा हूँ। ये देखें, ये कैसा स्ट्रक्चर है? इसे आप बोलेंगे स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है। बट अब मैं इसे ब्रांच में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा? ये ब्रांच कहलाएगा। और ब्रांचिंग कर दूंगी, देखिए जरा। ये स्ट्रक्चर भी क्या कहलाएगा? ये भी ब्रांच कहलाएगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर तो बिल्कुल देखिए सीधा नजर आ रहा है ना आपको, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन। इसे तो आप कह देंगे स्ट्रेट चेन। बट अगर आप इसको देखें तो देखिए ना, इसमें ब्रांच लगी हुई है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ब्रांच्ड। एक हो गई स्ट्रेट चेन, और ये हो गई ब्रांच चेन। अगर आप थर्ड वाले स्ट्रक्चर को भी देखें तो इसमें भी देखें ब्रांचेस हैं, और बकायदा दो दो ब्रांचेस हैं भाई। तो इसे भी आप क्या कह रहे हैं जल्दी से? ब्रांच्ड चेन। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना मैं आपको नहीं बता रहा, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं जल्दी से हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ। हमारा काम हाइड्रोजन को बैलेंस भी करना है भी नहीं, हमारा काम तो यहाँ कॉन्सेप्ट है अभी इस वक्त, स्ट्रेट और ब्रांच का। चलिए बारह। तो इन तीन स्ट्रक्चर्स में से जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो विदाउट ब्रांच है, यानी नॉन ब्रांच है, और बाकी के जो दो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं? ब्रांच। अच्छा, इन केस अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करना चाहूँ तो फिर ये कैसे होंगे? इनको देखिएगा जरा। टोटल कितने कार्बन आपने लगाने हैं? 5। चेक करते हैं जरा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये हो गया पेंटेन, जो 5 कार्बन बिल्कुल सीधे। अब जरा हम सेकंड वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक, दो, तीन, चार। 4 कार्बन है स्ट्रेट, तो आपने 4 ही लगाने हैं। ये 4 आपने कार्बन लगा दिए, काउंट करते हैं जरा। एक, दो, तीन, और 4। बट सेकंड वाले कार्बन पे देखें तो एक ब्रांच भी है, ये रही। और से देखें तो 1 2। देखिए ना, सेकंड वाले पर एक CH3 की ब्रांच भी है। तो अब ये तो है पहला वाला कार्बन, ये तो पहला है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अब जो दूसरा वाला कार्बन है, आप क्या करेंगे? दूसरे वाले कार्बन के ऊपर एक ब्रांच लगा देंगे, ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ये पांचवा कार्बन है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखें कितने कार्बन आ रहे हैं? एक, दो, तीन, सीधे सीधे 3 आ रहे हैं। तो आप सीधे सीधे 3 ही लगाएंगे, कुछ इस तरह से। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो 1 2, अब 1 2 के ऊपर भी है ब्रांच, और 2 के नीचे भी ब्रांच है। तो आप क्या करेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे? 1 के ऊपर भी ब्रांच, सॉरी 2 के ऊपर भी ब्रांच और 2 के नीचे भी ब्रांच। कैसे बनाएंगे ब्रांच? ये आपने 2 के ऊपर ब्रांच लगा दी, और ये आपने 2 के नीचे ब्रांच लगा दी। तो ये दूसरा वाला कार्बन था। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब आपने एक बात और याद रखनी है, मैंने अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एन। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच लगी हुई है, तो आप उसे कहते हैं आइजो। और अगर सेकंड लास्ट के ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे अगर आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, तो फिर आप उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यू।
अब इनमें से अगर आप पहला वाला स्ट्रक्चर को देखें तो पहला वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे, एन। अब यहाँ देखें इस तरह के स्ट्रक्चर में देखें सीधी है, चेन सीधी है बट एक ब्रांच है ना, तो आप इसे क्या कह देंगे, आइजो। और लास्ट में देखें चेन स्ट्रेट है बट ऊपर और नीचे ब्रांचेस हैं, तो आप इसे क्या कह देंगे, न्यू। अब पहले वाले में टोटल कार्बन गिने 1 2 3 4 5, तो पांच को हम क्या कहते हैं, पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार स्ट्रेट हैं और एक ब्रांच में, तो यहाँ भी पांच हो गए, बट आप एक ब्रांच में था इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। यहाँ भी पांच हैं बट दो ब्रांचेस हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, न्यू पेंटेन। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने एक पोर्शन कवर कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। देखें ऑर्गेनिक को आप इतना आसान मत समझें, ऑर्गेनिक एक बहुत ही टिपिकल ब्रांच है। और अगर मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा ना, देखें मेरा काम तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सेलेंस नहीं मिल पाएगी। तो इसी वजह से मैं बहुत ठहर ठहर के और आराम आराम से आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं मुन्ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन हमने कवर कर ली है। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है, चाहे वो अल्कीन की हो, चाहे वो अल्कीन की हो, चाहे वो अल्काइन की हो, यानी चाहे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की हो। अब हम क्लासिफिकेशन का दूसरा रुख देख रहे हैं, जो कि क्लोज चेन वाला है। मैंने याद रखिएगा जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक नाम से क्या समझ आ रहा है, होमो, होमो का मतलब होता है सेम मुन्ने, होमो का मतलब होमो, होमो का मतलब सेम। तो ये ऐसी रिंग है, ऐसे रिंग लाइक कंपाउंड्स हैं जिनमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। रिंग में कार्बन होगा, रिंग के बाहर कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो देखिए इस रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। चले आपको हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, मैं आपके लिए और आसान करके इसको बनाता हूँ। हम्म, हम्म। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये होमोसाइक्लिक है या हीट्रोसाइक्लिक है, मैंने ये होमोसाइक्लिक है। क्यों होमोसाइक्लिक है, देखें यहां से हम चलना शुरू करते हैं सपोज, तो हम यूं गए, हम यूं आए, हम यूं गए, हम यूं चले गए, फिर हम यूं, फिर हम यूं, फिर हम यूं, फिर हम यूं। तो जो कार्बन के लावा वाली चीज है मुन्ने, वो तो साइकिल से बाहर है, वो तो रिंग से बाहर है, तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। इसी तरह से अगर रिंग के अंदर कार्बन प्लस समथिंग हो, कार्बन प्लस समथिंग कौन, हीट्रो एटम भाई। हीट्रो एटम का मतलब है यहाँ पर एटम अदर देन कार्बन। जैसे सोचिए, सी ओ सी सी। अगर आप इस रिंग को गौर से देखें तो क्या आपको इस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन नजर आ रहा है। देखिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ओहो इसमें तो ऑक्सीजन भी है भाई। नीचे आ गए कार्बन, 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 फिर ऑक्सीजन। तो देखिए इस तरह की रिंग क्या कहलाएगी फिर, हीट्रोसाइक्लिक। यानी अगर वो चीज कार्बन के अलावा जो है वो रिंग के अंदर है, तो आप उसे हीट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और अगर वो रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से बाहर है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। अच्छा, अब देखें
हम पहले हीट्रोसाइक्लिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हीट्रोसाइक्लिक की मजीद कोई टाइप नहीं है। तो हीट्रोसाइक्लिक बड़ी आसानी से हो जाएंगे कवर। तो हीट्रोसाइक्लिक के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने याद करने, और वो स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा। चलें। तो मुन्ने, अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अब देखेंगे नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ना, रिंग ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, और फिर उसमें नाइट्रोजन आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ये हीट्रोसाइक्लिक है। और इस केमिकल का नाम है पायरिडीन। इस केमिकल का नाम आपने याद रखना है, इसका नाम है पायरिडीन। और पायरिडीन इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग। सिक्स मेंबर्ड रिंग। कैसे सिक्स मेंबर्ड रिंग? देखें, एक कॉर्नर ये है, 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 और एक इसमें नाइट्रोजन है। तो मुन्ने, टोटल कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच इसमें कार्बन होंगे और एक इसमें नाइट्रोजन है। क्योंकि पांच कार्बन और एक नाइट्रोजन है, इस वजह से आप इसे क्या कहेंगे? इट्स अ हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग का मतलब होता है सिक्स मेंबर्ड रिंग। क्या? सिक्स मेंबर्ड रिंग। सिमिलरली कुछ स्ट्रक्चर्स आपने और याद रखने, जैसे अब इसी नाइट्रोजन में मैं आपको फाइव मेंबर रिंग दिखाता हूं, देखिएगा। हम्म। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें भी नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ रहा है, ये भी हीट्रोसाइक्लिक है। बट आपको पता है, ये हेक्सागोनल नहीं, ये सिक्स मेंबर्ड रिंग नहीं है मुन्ने, ये फाइव मेंबर्ड रिंग है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम पायरिडीन नहीं, बल्कि इसका नाम है पायरॉल। अच्छा, अब ये फाइव मेंबर रिंग कैसे देखें? एक कॉर्नर ये रहा, यानी यहाँ कार्बन होगा। एक कॉर्नर ये रहा, यहाँ भी कार्बन होगा। एक ये कॉर्नर है, यहाँ भी कार्बन। एक ये कॉर्नर, यहाँ भी कार्बन। लेकिन एक चीज और है, नाइट्रोजन। एक ये भी तो कॉर्नर होगा। इसका मतलब ये हुआ फाइव का, फोर कार्बन, चार कॉर्नर है, तो चार कार्बन, और साथ में एक नाइट्रोजन। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? पांच। तो पांच मेंबर्स वाली रिंग को हम कहते हैं पेंटागोनल। हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। तो इट्स फाइव मेंबर्ड रिंग। चलें। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर अगर मैं और ड्रॉ करूंगा आपके लिए, और इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, और वहां पर मैं नाइट्रोजन को हटा के अगर ऑक्सीजन लगा दूं। अब देखें, अब आप इसे पायरोल नहीं पढ़ेंगे पहली बात तो, अब आप इसे पढ़ेंगे फ्यूरान। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। फ्यूरान के अंदर भी कितने मेंबर्स होंगे? उन्हें चार कार्बन है और एक ऑक्सीजन, यानी ये भी क्या हो गया? पेंटागोनल। ठीक है, ये टेन नहीं है, ये वन ऑक्सीजन है मुन्ने, वन ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? वही पेंटागोनल। पेंटागोनल का मतलब फाइव मेंबर्ड रिंग। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह पे सल्फर लगा दूं, सल्फर, देखिएगा जरा, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हो, और इसकी जगह अगर मैं सल्फर मेंशन कर दूं, तो अब इसका नाम हो जाता है थायोफीन।
और अगर आप थायोफीन को देखें तो थायोफीन के अंदर भी चार कॉर्नर्स हैं, यानी कि चार कार्बन होंगे और उसमें एक सल्फर है। तो ये भी क्या कौन हो गया, पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग का मतलब पांच मेंबर्ड रिंग। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपको क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स की याद रखनी है हेट्रोसाइक्लिक में। अब हम चलते हैं होमोसाइक्लिक की तरफ। प्यारे बच्चों, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स दो तरह के थे, एक जिनमें सेम कार्बन थे यानी कि होमोसाइक्लिक, मतलब चेन में सिर्फ कार्बन थे, रिंग में सिर्फ कार्बन थे, अब उन्हें हम होमोसाइक्लिक कहते थे। और अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ और थे, जैसे अभी आपने पायरॉल, पायरिडीन, थायोफीन, फ्यूरान में देखा, तो रिंग के अंदर अगर कोई और एटम भी है तो फिर हम उसे हीट्रोसाइक्लिक कहते थे। सो हीट्रोसाइक्लिक तो आपने कवर कर लिया, अब हम जल्दी से कवर करेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है। अच्छा, होमोसाइक्लिक में आपने याद रखना है कि होमोसाइक्लिक में पहली बात तो रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा। और होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक है लुक लाइक एलिफैटिक्स, जो थोड़ी देर आपने पहले पढ़ा, जैसे पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, मतलब ये वही है, अल्केन अल्कीन अल्काइन ही है, बट ये साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ठीक है। यानी अगर मैं आपसे इनको डिस्कस करूं तो देखिएगा जरा, ये इस तरह से होंगे। अब देखें, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये तीन कार्बन वाला कंपाउंड नजर आ रहा है। और इस तीन कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, साइक्लो, क्योंकि ये रिंग लाइक है। और तीन कार्बन की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉप। और बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन। जिसको जिसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। इसी तरह से अगर एक स्ट्रक्चर है CH2, 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 तो आप इसे क्या कहते हैं, साइक्लो। चार कार्बन है इस वजह से ब्यूट, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और आप इसे डायग्रामेटिकली कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम पांच कार्बन्स की बात करते हैं, तो जरा पांच कार्बन्स को देखिएगा। अब आप इसे किसका नाम देंगे, साइक्लो। एक दो तीन चार पांच, तो पांच को क्या कहते हैं, पेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे कार्बन्स के नाम बताए ना, साइक्लोपेंटेन। और जिसे आप ड्रॉ किस तरह करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को ही हमने अगर क्लोज कर दिया, जैसे हमने अगर प्रोपेन को क्लोज कर दिया, वो साइक्लोप्रोपेन बन गया, तो फिर आप उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे। हमने ब्यूटेन को ही क्लोज कर दिया, वो साइक्लोब्यूटेन बन गया, तो आप उसे क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहेंगे। यानी दीज आर नॉन बेंजोइडल, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। और अगर इनकेस अगर इनमें बेंजीन रिंग होती है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक। मैं भी आपको एरोमेटिक एक्सप्लेन कर। होमोसाइक्लिक की जो सेकंड टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कुछ बातें तो बहुत आसान ही। जैसे इसकी प्रिमिटिव डेफिनेशन ये थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें से प्लेजेंट स्मेल आती है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि जो हकल रूल को फॉलो करता है। अब हकल रूल का एक फॉर्मूला होता है 4n
प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हो गई इसकी प्रिमिटिव डेफिनेशन जिसमें से प्लेजर स्मेल आती है, और ये हो गई इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो कि हक्कर रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा आपने याद रखना है दीज आर बेंजोइडल कंपाउंड्स। बेंजोइडल कंपाउंड्स यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास बेंजीन की रिंग होती है। आपने कभी बेंजीन की रिंग देखी? देखें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो हम कितने कॉर्नर्स बना दें? हम 6 कॉर्नर्स बना देंगे। और बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ये चीज आ रही है तो बस आप उसे किसका नाम देंगे? आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देंगे। और अगर उसमें ये चीज नहीं है तो फिर आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर रूल को पढ़ने से पहले वो आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है ना, आप इन्हें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को रिंग की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अभी जब हम बेंजीन का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो फिर डिटेल में हम इस चीज को देखेंगे। अगर इसके ऊपर हम CH3 लगा दें तो हम इसे कहते हैं टोलीन। इसी तरह से अगर इसी बेंजीन पर अब हम CH3 की जगह OH लगा दें तो हम फिर इसे कहते हैं फिनोल। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर इसी OH की जगह पर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो हम इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। और सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर चो लगा दें तो हम इसे कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। इनमें से किसी का भी फॉर्मूला वो आपसे पूछ सकता है। अब मैं जल्दी से आपके लिए हक्कल रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, हक्कल रूल आपसे क्या कहता है। हक्कल रूल आपको ये बताता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। अब हक्कल रूल का एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इसकी लेबलिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग एक है, दो है, तीन है। अच्छा, ये जो पाए है ना, पाए मुन्ने, ये पाए शो करता है डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। पाए का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। अच्छा, अब मान लें कि रिंग एक है, ठीक है, फॉर सिंगल रिंग कंपाउंड्स। अच्छा, अब अगर सिंगल रिंग कंपाउंड्स है तो एन की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है? 1। चलें, हकर रूल अप्लाई करते हैं। हकर रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बताएं, एन की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 1, क्योंकि एक रिंग की बात कर रहे हैं। 2 पाई अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स। 4 1 4, +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 में 2 प्लस करें तो कितना हो गया? 6 पाई, और फिर इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक रिंग है, एक रिंग है, और उसके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आप उसे कहेंगे एरोमेटिक। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बेंजीन बनाया, सही है, और बेंजीन में आपको पता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। ठीक है ना, है, नहीं है, है, नहीं है, है, नहीं है।
तो अगर अब आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो ये रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होगा, तो ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम का होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, दो से कम पे बनता नहीं। यहाँ पे भी बॉन्ड है तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जाहिर है जब दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर वो बॉन्ड बनता है। तो इसलिए तीन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो तीन दफा दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिक्स। इसका मतलब यस, यस, बेंजीन इज एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल क्या है, हक्कल रूल ये कहता है कि अगर सिंगल रिंग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, छह। यानी जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, छह। अच्छा, अब कौन है जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक नाम मैं आपके सामने लिखता हूँ, नाम लिखते हैं 1,3 साइक्लो ब्यूटाडाइन। 1,4 साइक्लोब्यूटाडाइन। तो मुझे साइक्लिक है, साइक्लो से साइक्लिक है, रिंग बनाएंगे, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। ब्यूट का मतलब समझते हैं, चार। अगर आप इसको देखें तो टोटल इसमें कितने कार्बन है, चार हैं। कैसे पता मुझे, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। तो यस, इसमें चार है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार। तो इसका मतलब ये हो गया साइक्लो ब्यूट। अब वन पर और थ्री पर, यानी दो दफा आपके पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। क्योंकि देखें क्या लिखा हुआ है, इन। तो मान लें ये वन है तो एक हमने वन पे लगा दिया, और मान लें ये थ्री है तो एक हमने थ्री पे लगा दिया। अब जरा जल्दी से हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। ये एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब की दफा अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक रिंग के अंदर कितने आ रहे हैं, चार। छह तो नहीं आ रहे, चार आ रहे हैं। इसका मतलब नो, इट्स नॉट एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक नहीं है। तो अगर एक रिंग के अंदर छह पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आप उसे कहेंगे कि वो एरोमेटिक है। छह पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तीन बॉन्ड होंगे, तीन डबल बॉन्ड या तीन ट्रिपल बॉन्ड्स। हर एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो छह इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तीन डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर एक रिंग के अंदर तीन डबल बॉन्ड है तो आप उसे एरोमेटिक कहेंगे, वरना आप उसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे। इन केस अगर एक रिंग नहीं हो बल्कि दो रिंग्स हो, दो दो रिंग्स को देखें जरा, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर डबल रिंग। तो अगर डबल रिंग है तो फिर एन की जगह पर अब आप क्या पुट करेंगे, मैंने एन की जगह पर अब आप पुट करेंगे टू। देखिएगा जरा फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एन की जगह पे क्या पुट करना है, टू पुट करना है, क्योंकि दो रिंग्स हैं भाई, तो मल्टीप्लाई बाय टू, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। फोर टू ज़ा एट, प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, एट प्लस टू इज टेन, तो टेन पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर दो रिंग्स हैं तो दो रिंग्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक रिंग अगर होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दो रिंग होंगी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं अगर तीन रिंग्स हो, यानी कि फॉर ट्रिपल रिंग। अब की दफा इनकी वैल्यू कितनी होगी, थ्री। चलिए फॉर्मूला क्या है भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब n की वैल्यू थ्री है क्योंकि ट्रिपल रिंग है, मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दें जी। फोर थ्री इज 12, प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 + 2 इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो समरी क्या है कि अगर किसी के पास एक रिंग है तो उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी के पास दो रिंग्स हैं तो उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अगर किसी के पास 3 रिंग्स हैं तो उसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कहलाएंगे, वरना वो एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। यही बात हकल रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा है। बहरहाल, अच्छा, अब अगर जरा सेकंड डबल रिंग की हम एग्जांपल लें, तो देखिए डबल रिंग की एग्जांपल ये होगी कि इसमें 2 दफा बेंजीन आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है नेप्थलीन का। तो अब हम, अच्छा, नेप्थलीन में जरा मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे कि हाँ ये जो है एरोमेटिक है या नहीं। तो नेप्थलीन के अंदर 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं, गौर से देखिएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले डबल बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले डबल बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो 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 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। यस, यस, इट्स एरोमेटिक। तो नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम 3 रिंग्स की बात करें, तो 3 रिंग्स को देखिएगा। ये हो गई एक रिंग, ये हो गई दूसरी रिंग, और सिमिलरली ये हो गई तीसरी रिंग। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंथ्रासीन का। चलिए, अब हम ये चेक करते हैं कि एंथ्रासीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। देखिएगा जरा, इसमें अगर आप डबल बॉन्ड्स देखें, तो डबल बॉन्ड्स आपको एक ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाए। एक डबल बॉन्ड ये रहा, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड ये रहा, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई। ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मुझे 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। यस, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपने यही तो पढ़ा था कि अगर 3 रिंग्स होंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं पाए वाले, तो यस, इट्स एरोमेटिक। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? यस, इट्स एरोमेटिक। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन एंड हो गई, और हमारा पहला लेक्चर भी यहाँ पर खत्म होता है।